स्टूडेंट्स, आज हम क्रैश प्रोग्राम के इस लेक्चर में चैप्टर नंबर 3 की एमसीक्यूज़ को डिस्कस करेंगे। चैप्टर नंबर 2 की एमसीक्यूज़ हम लास्ट लेक्चर्स में मुकम्मल कर चुके हैं। चलते हैं सबसे पहली एमसीक्यू की तरफ। कहता है कि द स्पीड ऑफ मून अराउंड द अर्थ इज, यानी ज़मीन के गिर्द चांद की जो घूमते हुए स्पीड है वो कितनी होती है। ऑप्शन ए है 1200 मीटर पर सेकंड, ऑप्शन बी है 1100 मीटर पर सेकंड, ऑप्शन सी है 1000 मीटर पर सेकंड और ऑप्शन डी है 900 मीटर पर सेकंड। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी 1000 मीटर पर सेकंड। ये एमसीक्यू कहाँ से ली गई है? आपकी टेक्स्ट बुक पे पेज नंबर 50 पर एक टेबल है फॉर योर इंफॉर्मेशन। वहाँ अगर आप देखेंगे तो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स की स्पीड्स दी गई हैं। उन्हीं में ही एक स्पीड जो है वो स्पीड ऑफ मून अराउंड द अर्थ भी है, जिसकी वैल्यू 1000 मीटर पर सेकंड है। इस टेबल से अक्सर जो है वो एमसीक्यूज ली जाती हैं, लिहाजा आपने इस टेबल को याद कर लेना। नेक्स्ट एमसीक्यू है द स्लोप ऑफ अ वेलोसिटी टाइम ग्राफ एट एनी इंस्टेंट रिप्रेजेंट्स ऑप्शन ए फोर्स, ऑप्शन बी एक्सेलरेशन, ऑप्शन सी इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन और ऑप्शन डी पावर। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। वेलोसिटी टाइम ग्राफ के टॉपिक में आपने पढ़ा था कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ की जो स्लोप है वो एक्सेलरेशन के इक्वल होती है। अगर तो वो इन जनरल पूछे तो फिर आप जो है वो एवरेज एक्सेलरेशन कहेंगे कि स्लोप जो है वो एवरेज एक्सेलरेशन के इक्वल होती है। और अगर वो कहे कि किसी इंस्टेंट पर, किसी ख़ास लम्हे पर उसकी स्लोप किसके इक्वल होती है, तो फिर आंसर जो है वो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन होगा। किस तरह से ये इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन की इक्वल होती है, इसके बारे में भी सुन लीजिए। देखिए, स्लोप निकालने का तरीका ही होता है किसी भी ग्राफ की कि आप वाई एक्सिस पर मौजूद क्वांटिटी को एक्स एक्सिस पर मौजूद क्वांटिटी से डिवाइड करते हैं। अब यहाँ वाई एक्सिस पे क्या है वेलोसिटी टाइम ग्राफ में? चेंज इन वेलोसिटी। और एक्स एक्सिस पर क्या है? टाइम। तो जब आप डिवाइड करेंगे तो वो बन जाएगा चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। और यही एक्सेलरेशन की डेफिनेशन भी है कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। नेक्स्ट एमसीक्यू है when the body moves with the constant acceleration the velocity time graph is। ऑप्शन ए है पैराबोला, ऑप्शन बी है हाइपरबोला, ऑप्शन सी है स्ट्रेट लाइन और ऑप्शन डी है कर्व। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन इसका ग्राफ किस तरह से होगा? आपने वेलोसिटी टाइम ग्राफ में 3 तरह के ग्राफ्स पढ़े थे। उनमें जो सबसे पहला ग्राफ था वो था अ बॉडी मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी। वो आता था स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। और ये है दूसरा ग्राफ जो आपने डिस्कस किया था, अ बॉडी मूविंग विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन। इसके लिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ आता है स्ट्रेट लाइन फ्रॉम ओरिजिन। और थर्ड जो ग्राफ था वो था वेरिएबल एक्सेलरेशन के लिए, और वहाँ जो ग्राफ आता था वो था कर्व्ड लाइन फ्रॉम ओरिजिन। तो आपने ये तीनों ग्राफ्स जो हैं वो जहन नशीन कर लेने हैं कि कौन सा ग्राफ किस बॉडी के लिए है। ये एक एग्जांपल से आपको आइडिया हो गया है कि किस तरह से इन ग्राफ्स को एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट एमसीक्यू, द एरिया बिटवीन वेलोसिटी टाइम ग्राफ एंड द टाइम एक्सिस इज न्यूमेरिकली इक्वल टू ऑप्शन ए स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑप्शन बी डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट, ऑप्शन सी एवरेज वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट और ऑप्शन डी एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो जो एरिया होता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ और टाइम एक्सिस के दरमियान, उसको आप कहते हैं कि ये न्यूमेरिकली इक्वल है डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट के। तो इस एमसीक्यू का आंसर होगा ऑप्शन बी। आपने उसी टॉपिक में पढ़ा था कि जो 3 डिफरेंट ग्राफ्स हैं उन तीनों के लिए आपने उसका एरिया मालूम किया था और आपने ये देखा था कि वो डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट के इक्वल ही आता है। अब आपको आइडिया हो गया कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ से जो एमसीक्यूज़ हैं वो एक तो ग्राफ से आ सकती हैं कि ये वाला ग्राफ जो है वो किस तरह की बॉडी के लिए बनता है, या इस तरह से मूव करने वाली बॉडी जो है उसके लिए कैसा ग्राफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ होगा, या फिर वो एक्सेलरेशन के बारे में पूछ सकता है कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ की स्लोप किसके बराबर होती है। और तीसरी एमसीक्यू ये है कि जो ऑब्जेक्ट है उसका अगर आप वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाते हैं तो वो किसके इक्वल होगा। ठीक है जी, तो ये एमसीक्यूज आ सकती हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ के टॉपिक में से। नेक्स्ट, द डिस्टेंस कवर्ड बाय अ बॉडी विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ए इन टाइम टी स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट इज ऑप्शन ए हाफ ए टी स्क्वायर, ऑप्शन बी वी टी, ऑप्शन सी हाफ वी टी
ऑप्शन डी हाफ ए स्क्वायर टी। तो इसकी करेक्ट ऑप्शन होगी ऑप्शन ए हाफ ए टी स्क्वायर। किस तरह से, इसके लिए हम यूज़ करेंगे सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, एस इज इक्वल्स टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। क्योंकि बॉडी रेस्ट से स्टार्ट कर रहा है तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी की जो वैल्यू है वो ज़ीरो होगी। जब हम ज़ीरो प्लेस करेंगे तो वी आई टी वाली जो टर्म है वो ज़ीरो हो जाएगी और जो बाकी बचेगा वो होगा एस इज इक्वल्स टू हाफ ए टी स्क्वायर, और यही करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट एमसीक्यू है, अ बुलेट शूट स्ट्रेट अप रिटर्न्स टू इट्स स्टार्टिंग पॉइंट इन 10 सेकंड्स, इट्स इनिशियल स्पीड वाज। ऑप्शन ए है 9.8 मीटर पर सेकंड, ऑप्शन बी है 24.5 मीटर पर सेकंड, ऑप्शन सी है 49 मीटर पर सेकंड और ऑप्शन डी है 98 मीटर पर सेकंड। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी 49 मीटर पर सेकंड। और इसकी कैलकुलेशन के लिए आप यूज़ करेंगे फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, वी एफ इज इक्वल्स टू वी आई प्लस जी टी। वी एफ की वैल्यू ज़ीरो होगी क्योंकि जब भी कोई बॉडी अपवर्ड जाता है तो हाईएस्ट पॉइंट पर जाकर उसकी फाइनल वेलोसिटी ज़ीरो हो जाती है। जी की वैल्यू -9.8 क्योंकि बॉडी अपवर्ड मूव कर रहा है। टोटल टाइम 10 सेकेंड्स है अपवर्ड जाने के लिए और डाउनवर्ड जाने के लिए। तो अगर हम यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की कंडीशन को सपोज करें तो हाफ टाइम जो है वो अपवर्ड जाने के लिए है, हाफ टाइम डाउनवर्ड आने के लिए है, लिहाजा हमने जो टाइम लिया है वो 5 सेकेंड्स है। जब आप 9.8 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 49 आ जाएगा, इस तरफ माइनस हो रहा है दूसरी तरफ जाके प्लस हो जाएगा। सो वी आई की वैल्यू आ जाएगी वी आई इज इक्वल्स टू 49 मीटर पर सेकेंड विच इज़ ऑप्शन सी। Next MCQ, a ball is thrown up vertically. It takes 3 seconds to reach maximum height. Its initial velocity is option A 10 meter per second, option B 12.2 meter per second, option C 15 meter per second और option D 29.4 मीटर पर सेकंड। इस एमसीक्यू के लिए भी जब आप फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन के ज़रिए से यूज़ करेंगे फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को और वी आई की वैल्यू मालूम करेंगे तो वो आएगी ऑप्शन डी 29.4 मीटर पर सेकंड। कैलकुलेशंस भी देख लीजिए। अगेन वी एफ इज इक्वल्स टू वी आई प्लस जी टी, फर्स्ट इक्वेशन यूज़ होगी। वी एफ फिर से ज़ीरो है क्योंकि हाईएस्ट पॉइंट पे जाके वेलोसिटी ज़ीरो हो जाएगी। जी की वैल्यू -9.8 है, बॉडी अपवर्ड जा रहा है, टाइम की वैल्यू 3 है, दोनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करेंगे तो 29.4 आएगा। इस तरफ वो माइनस हो रही है, दूसरी तरफ जाकर प्लस हो जाएगी। सो वी आई की वैल्यू आ गई 29.4 मीटर पर सेकेंड विच इज़ ऑप्शन डी। नेक्स्ट एमसीक्यू है, no body begins to move or comes to rest by itself, it was given by option A Newton, option B Pascal, option C Bernoulli, option D बुअलिसीना। आमतौर पे बच्चे इसका आंसर ऑप्शन ए न्यूटन लगाते हैं क्योंकि ये स्टेटमेंट फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन से मिलती जुलती है, लेकिन इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी बुअलिसीना। अच्छा, अब ये बात आपकी बुक में कहाँ मेंशन्ड है? अगर आप चैप्टर नंबर 3 के बॉक्सेस में देखें तो आपको एन अनएप्रिशिएटेड एंटिसिपेशन के नाम से एक बॉक्स मिलेगा, उसमें लिखा है नो बॉडी बिगिंस टू मूव और कम्स टू रेस्ट ऑफ इटसेल्फ बाय अबू अली सीना। तो ये बात सबसे पहले अबू अली सीना ने कही थी और उसके बाद फिर जब न्यूटन ने अपने लॉज पेश किए तो उसने फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन जो पेश किया वो बिल्कुल एज इट इज़ अबू अली सीना की बात से मैच करता था। नेक्स्ट एमसीक्यू की स्टेटमेंट है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज इक्वल्स टू ऑप्शन ए डिस्प्लेसमेंट, ऑप्शन बी वेलोसिटी, ऑप्शन सी एक्सेलरेशन और ऑप्शन डी अप्लाइड फोर्स। तो इसकी जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी अप्लाइड फोर्स। आपने चैप्टर नंबर 3 में एक टॉपिक पढ़ा था जिसका नाम था मोमेंटम एंड सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन। उसमें आपने एक डेरिवेशन की थी जिसका रिजल्ट था एफ इज इक्वल्स टू एम वी एफ माइनस एम वी आई डिवाइडेड बाई टाइम, और ये रिजल्ट शो कर रहा है कि फोर्स जो है वो इक्वल होती है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के। नेक्स्ट एमसीक्यू है, चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल्स टू ऑप्शन ए फोर्स, बी टेंशन, सी इम्पल्स और डी प्रेशर। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी इम्पल्स। अगर आप देखें तो इम्पल्स का जो फार्मूला होता है वो होता है इम्पल्स इज इक्वल्स टू एफ क्रॉस टी इज इक्वल्स टू एम वी एफ माइनस एम वी आई।
अब जो एमवीआई एफ माइनस एमवीआई है, ये है चेंज इन मोमेंटम, और चेंज इन मोमेंटम इस फॉर्मूले से ज़ाहिर हो रहा है कि वो किसके बराबर होता है, इम्पल्स के बराबर होता है। तो जब भी आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन आए तो आपने स्टेटमेंट देख लेनी है कि उसने रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के बारे में पूछा है या चेंज ऑफ मोमेंटम के बारे में पूछा है। अगर तो वो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के बारे में पूछ रहा है तो आंसर अप्लाइड फोर्स होगा, और अगर चेंज ऑफ मोमेंटम के बारे में पूछा है तो वो इम्पल्स के इक्वल होगा।